हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अन्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा। ठीक है, और वहां पर बल आघूर्ण कितना होगा। तो आइए बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, अब आपको समझना है कि हम वैद्युत द्विध्रुव को जब रखेंगे वैद्युत क्षेत्र में तो वहां बल कैसे लगेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ बेसिक चीज आपको हम पहले बता दें। आप आवेश के बारे में जानते हैं, आवेश, और आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर हम किसी अन्य आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले आ दें, अगर हम किसी अन्य आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले आए तो ये जो बाहर का आवेश है यह वैद्युत क्षेत्र में आते ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाकर रखते हैं तो वह आवेश वैद्युत क्षेत्र में आते ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो अब ये बताइए कि अगर आपके पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव ले आकर रख रहे हैं तो द्विध्रुव पर तो दो आवेश है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये दोनों आवेश बल का अनुभव करेंगे। ठीक है, ये दोनों आवेश क्या करेंगे? बल का अनुभव करेंगे। ये अलग बात है कि दोनों के बल की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग होंगी, लेकिन दोनों बल का अनुभव करेंगे। तो हमको वही देखना है कि कितना बल का अनुभव करेंगे। तो यही चीज हमको इस टॉपिक में देखना है कि जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा, कितना बल आघूर्ण होगा। तो हम यहाँ पर पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र E बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E हो गया। ये मान लीजिए कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E हो गया। ठीक है, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसकी दिशा आप समझ सकते हैं तीर के माध्यम से कि दिशा किधर है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E हो गया। अब इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को ले आकर हमने रख दिया और द्विध्रुव AB हम रखेंगे। इसमें एक द्विध्रुव AB रखेंगे जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में हमने क्या किया कि एक द्विध्रुव ले आकर रख दिया। द्विध्रुव का नाम क्या है? AB। द्विध्रुव का नाम है AB जो किससे बना है? तो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव में कौन है? AB। ये B पॉइंट है, ये पॉइंट A है, और आपका द्विध्रुव जो है इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। बड़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक पूछ देता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसकी दिशा लेफ्ट से राइट की तरफ है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि -Q और +Q से मिलकर बना है जिसका नाम AB है उसको ले आके थीटा कोण पर यहां पर रख दिए। हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले आकर रखते हैं, कोई भी आवेश है उसको वैद्युत क्षेत्र में ले आकर रखेंगे तो वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह जो +Q आवेश है ये भी एक बल का अनुभव करेगा और -Q आवेश है वो भी एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, अगर इस बल की दिशा की बात करें, बल की दिशा की बात करें तो जो धन आवेश होता है ना, धन आवेश, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो धन आवेश होता है उस पर जो लगने वाली बल की दिशा होती है ना वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश को रख दें तो धन आवेश बल अनुभव करेगा वैद्युत क्षेत्र में जाकर के, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी?
तो जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर ही बल की भी दिशा होगी। मतलब कि धन आवेश वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है। तो यहाँ देखिए धन आवेश है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारा आगे की तरफ है, तो ये बल भी कहाँ लगाएगा, ये बल भी इधर लगाएगा, बल की दिशा इधर होगी। मान लेते हैं जो प्लस क्यू है वो F1 बल लगा रहा है। मान लीजिए कितना बल लगा रहा है, F1। माइनस क्यू जो है, जो ऋण आवेश होता है, इसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। जो माइनस वाला आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो यह जो है देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल ठीक इसके विपरीत दिशा में लगाएगा, ये उल्टा इधर बल लगाएगा। मान लेते हैं इसके द्वारा लगाया गया बल क्या है, F2 है। हालांकि देखिए वैद्युत क्षेत्र एक समान है दोनों के लिए, दोनों आवेश का मान भी एक समान है, तो यहां पर जो दोनों पर लगने वाला बल है ना F1 और F2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। F1 और F2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इसकी दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो बराबर बल है और दिशा इनकी क्या है, परस्पर विपरीत है। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक है, पहले बल समझ लेते हैं कि बल ये कितना लगाएगा। आप जानते हैं फार्मूला कि चूंकि E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, एक फार्मूला पढ़े होंगे E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। इसलिए अगर यहां से हम F निकालें तो E इंटू क्यू नॉट होता है, F निकालेंगे तो E इंटू क्या होता है, क्यू नॉट। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्लस आवेश प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। इट इंप्लाइज दैट प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल अगर उसको F1 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट। तो E वैद्युत क्षेत्र E है और आवेश यहाँ क्यू नॉट नहीं है, आवेश Q है, तो ये हो जाएगा E इंटू क्यू। सिंपल है। उसी तरह से माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल अगर हम F2 कहें तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र E है और जो आपका आवेश है वो क्या है, Q है। हाँ, इनकी दिशाएं परस्पर क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो यहाँ पर इसको निगेटिव कह सकते हैं, उसको पॉजिटिव कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों बल यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो दोनों बलों का परिमाण क्या है, बराबर है, दिशाएं क्या है, विपरीत है। अतः लिखेंगे चूंकि दोनों बलों के परिमाण बराबर है, परिमाण क्या है, बराबर है, तीन को एक ही मान सकते हैं। अतः बल F इक्वल टू F1 बराबर F2 इक्वल टू EQ। दोनों बल क्या है, बराबर है, तो यहां पर जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा, E इंटू क्यू न्यूटन बल लगेगा। तो ये द्विध्रुव पर लगने वाला क्या हो गया, बल हो गया। ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल हो गया। अब एक चीज देखा जाए कि ये बल इसको क्या करेगा। तो बल देखिए, यह बल इसको इधर ले जाने का प्रयास करेगा और यह बल इसको इधर ले जाने का प्रयास करेगा। देखो ऐसे, एक बल इसको आगे ले जाने का प्रयास करेगा और एक बल इसको पीछे ले आने का प्रयास करेगा। इस तरह तो ये द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे और घुमा के करके कहाँ ले आएंगे, तो घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एकदम उसके पैरेलल ले आ देंगे, समांतर ले आ देंगे। तो अब हम देखें तो इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रख रहे हैं तो यहाँ पर बल युग्म काम कर रहा है। बल युग्म का मतलब क्या होता है, एक जोड़ा बल काम कर रहा है। प्लस क्यू आवेश पर बल आगे की तरफ काम कर रहा है, माइनस क्यू पर बल पीछे की तरफ काम कर रहा है। अब इसी को द्विध्रुव मानिए तो एक बल इधर काम करे, एक बल इधर काम करे और एक बल इधर काम करे, तब तो इसको घुमा देंगे ना। इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे और घुमा करके इस तरह से ले आने का प्रयास करेंगे।
तो द्विध्रुव हमारा इस तरह से घूम करके इस तरह से हो जाएगा। तो जब किसी द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर बल लगाया जाता है, और चूंकि दोनों आवेश हैं, दोनों परस्पर बराबर हैं और विपरीत हैं, तो दोनों के बल क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं परस्पर क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो विपरीत होने के चलते इसको बोलेंगे कि यहाँ पर बल युग्म काम कर रहा है, और यह बल युग्म इसको घुमाने की चेष्टा करता है, घुमाने का प्रयास करता है, इसको घुमाने का प्रयास करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बलाघूर्ण। मतलब कि किसी वस्तु पर लगने वाले वे बल युग्म, किसी वस्तु पर लगने वाले वे बल युग्म जो उस वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं, तो उस बल युग्म को बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर जो दो बल लग रहे हैं, यह इसको आगे की तरफ खींच रहा है। आप इसको समझिए, इस पर बल लग रहा है आगे की तरफ, इस पर बल लग रहा है पीछे की तरफ, तो ये घूमने का प्रयास करेगा, घुमा देंगे इसको। तो घुमाने वाले जो बल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बलाघूर्ण। तो जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखेंगे तो उस द्विध्रुव पर एक बल युग्म काम करेगा, जो उस द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण बोलते हैं। तो घुमाने का प्रयास कर रहा है तो ये बल युग्म क्या हो गया, बलाघूर्ण हो गया। ठीक है, अब इस बलाघूर्ण का अगर मान निकाला जाए तो बलाघूर्ण का देखिए मान क्या होता है। यहां पर अगर हम बल आघूर्ण की बात करें, बल आघूर्ण, सबसे पहले तो बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं टाउ से। बल आघूर्ण का मान होता है एक बल। यहां एक बल इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों बल तो बराबर है, तो कोई भी एक बल ले लीजिए। एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ये सूत्र होता है। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है कि एक बल, जैसे मान लीजिए यह रेड वाला बल जो है आगे की तरफ लग रहा है, ब्लैक वाला बल पीछे की तरफ लग रहा है, तो जिस पर भी ये एक ही वस्तु पर अगर दो बल परस्पर उल्टा दिशा में लगेंगे तो ये बल उस वस्तु को घुमाने का प्रयास करेंगे, इसी को हम बोलते हैं बलाघूर्ण। तो यहाँ पर बलाघूर्ण लग रहे हैं, और बलाघूर्ण का मान कितना होता है, तो एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। अब ये क्रिया रेखा क्या है, देखिए इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा यह है, और इस बल की क्रिया रेखा यह है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी ले लेंगे और एक बल ले लेंगे, इनका गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा बलाघूर्ण। तो बहुत आसान है, बस इनके बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी निकाल देना है। तो एक बल तो हम लोग को पता ही है, और बस इनके क्रिया रेखा के बीच की दूरी निकाल देना है। तो क्रिया रेखा के बीच की दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं पॉइंट सी, और हमको बस इसी BC का मान निकाल लेना है। और BC का मान ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है, समांतर हैं, दोनों क्या है, समांतर है। इसकी दिशा ठीक आगे की तरफ है, ये ठीक कहाँ है, पीछे की तरफ है। हम इनकी क्रिया रेखाओं को क्या कर दिए, बस मिला दिए हैं, और क्रिया रेखाओं के बीच की बस दूरी हमको ज्ञात करना है। उसी दूरी से ले आकर के बल में गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा बलाघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज क्या हुआ कि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखे हैं, जो -Q और +Q से मिलकर बना है। जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं तो +Q पर बल जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगना शुरू हो गया, और -Q पर जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगना शुरू हुआ। तो इन दोनों बलों के द्वारा क्या होता है कि यह जो द्विध्रुव है वो घूम करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर होने का प्रयत्न करता है। तो ये जो इस द्विध्रुव को जो दोनों बल मिला के घुमा रहे हैं, तो घुमाने की ये जो क्रिया है, जो बल घुमा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण। ठीक है, घुमाने के लिए कुल मिला के देखिए, किसी भी द्विध्रुव को घुमाने के लिए जो आवश्यक बल है उसी बल को बोलते हैं बलाघूर्ण। वे बलाघूर्ण किसके बराबर होता है, तो एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी एक बल के द्वारा यह संभव नहीं है, जब भी होंगे तो दो बल होंगे तभी जाके हमारा ये घूमेगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना है बलाघूर्ण। तो एक बल, देखिए एक बल क्या, दोनों बल हम लोग निकाल दिए हैं। दोनों बल निकाले हैं,
दोनों बल, तो दोनों बल तो बराबर हैं, E और E इंटू क्यू। ये अलग बात है कि दोनों की दिशाएं क्या विपरीत है, लेकिन परिमाण दोनों का तो बराबर है। तो यहां पर एक बल हमारा हो गया E इंटू क्यू, तो बल हो गया E इंटू क्यू। और अगर दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी देखें तो वो हो जाएगा BC। वो क्या हो जाएगा? BC। अब हमको इस त्रिभुज की सहायता से बस BC निकाल लेना है। तो आप जानते हैं कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के क्या है? समांतर है। तो जो द्विध्रुव यहाँ थीटा कोण बनाया है वो थीटा कोण यहाँ भी तो बनाएगा। ये दोनों क्या है? समांतर है, तो ये काम करेगा तिर्यक रेखा का। ये हो जाएंगे संगत कोण। तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थीटा तो भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब अगर द्विध्रुव की लंबाई को देखा जाए तो द्विध्रुव को हमेशा 12 माना गया है। इसकी लंबाई कितनी मानी गई है? 12। तो हमको निकालना है BC। हमको पता है 12, तो 12 किसका काम करेगा? कर्ण का काम करेगा। 12 किसका काम करेगा? कर्ण का। ये कर्ण हमको पता है और लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में एक ही सूत्र होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। इसमें अगर हम साइन थीटा देखें, साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब माने BC बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण मतलब कि 12। तो यहां से आप BC का जब मान निकालेंगे, BC तो 12 जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब मतलब BC और कर्ण मतलब कि आपका क्या हो गया? 12। हमको BC का मान चाहिए तो 12 को भेज देंगे इधर, तो गुणा हो जाएगा 12 साइन थीटा। इधर समझ में आया? तो BC के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे? तो बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या निकला? E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितना? BC। BC कितना निकल गया? 2L साइन थीटा। अब टाउ इक्वल टू E और 2QL साइन थीटा एक में लिख दे रहे हैं। और 2QL हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 2QL क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ इक्वल टू हो गया यहाँ का E हो गया, ठीक है, ये मिलके P हो गया और उसके बाद बच गया साइन थीटा। तो इसको EP साइन थीटा लिखिए या इसको लिख दीजिए PE साइन थीटा, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। PE साइन थीटा या EP साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये PE साइन थीटा है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, E इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसको सदिश रूप बोलते हैं। आपको पता है जब साइन थीटा होता है गुणनफल में तो सदिश राशियां होती हैं। जैसे अगर हम A क्रॉस B निकालें तो होता है AB साइन थीटा, 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। और A डॉट B निकालें तो होता है AB कॉस थीटा। तो यहाँ चूंकि साइन था इसीलिए हम क्या लिख दिए? क्रॉस बना के लिख दिए। इसको सदिश रूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ हो गया बल और ये हो गया बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। आप एक बार इसको समझ लीजिए ध्यान से कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म काम करता है। बल युग्म कैसे काम करेगा? तो जो प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और माइनस आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर एक बल युग्म, युग्म में जोड़ा होता है, तो एक जोड़ा बल काम करता है क्योंकि एक जोड़ा आवेश है तो एक जोड़ा बल काम करेगा और यह बल इस वैद्युत क्षेत्र को घुमाने का प्रयास करता है। तो घुमाने के लिए जो आवश्यक बल है वही बल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। और इस बल आघूर्ण का सूत्र कितना होता है? तो एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो हमको पहले एक बल निकालना पड़ेगा। तो एक बल निकालने के लिए हमने क्या किया है? इस फार्मूले का प्रयोग किया है, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। यहाँ से F का मान निकालेंगे तो E इंटू क्यू मैंने वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश, तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल E इंटू क्यू वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश, माइनस क्यू पर लगने वाला बल E इंटू क्यू। चूंकि माइनस इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि इसकी दिशा क्या है? परस्पर विपरीत है, उसके विपरीत है। दोनों बल बराबर है, बल निकल गया और बल निकल गया उसके बाद हमने क्या कर दिया? यहाँ पर दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी BC निकाल दिया इसका प्रयोग करके और गुणा कर दिया। तो E इंटू क्यू BC, BC का मतलब कितना है? 2L साइन थीटा है, तो E क्यू 2L साइन थीटा, इनको मिलाकर हमने Q बना दिया। तो E क्यू नहीं P,
ई पी साइन थीटा, इसी को पी साइन थीटा कह सकते हैं। और इसको क्रॉस रूप में लिखना चाहें, मतलब सदिश रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर ई इक्वल टू पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि यदि हमारा वैद्युत क्षेत्र के ठीक ये लंबवत हो, मतलब जो हमारा द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, ठीक लंबवत हो। तो जब ठीक लंबवत हो तो इसको पूरा घुमाने का प्रयास करेगा ना, तो उस समय इसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए। ध्यान देना, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ऐसे है तो कम बल में यहां पर आ जाएगा, और सीधा रहेगा तो ढेर बल लगा के ले आना पड़ेगा। तो जब सीधा रहेगा ना तो उस समय बलागुण का मान ज्यादा होगा। जब ये सीधा रहेगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और ज्यादा बल लगाने का मतलब क्या है, बलागुण वहां पर ज्यादा लग रहा है। तो 90 डिग्री यदि हो, थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यहां पर एक केस बनेगा कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमारा द्विध्रुव है एकदम 90 डिग्री पर क्या हो, खड़ा हो, वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री पर हो, तो टाउ इक्वल टू देखिएगा क्या होगा, पी ई साइन 90। और साइन 90 का मान 1 होता है, 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, पी ई। ये टाउ का क्या है, मैक्सिमम मान है। टाउ का क्या है, मैक्सिमम मान है। टाउ इक्वल टू पी ई। मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आपका बल, जब द्विध्रुव आपका जो खड़ा रहेगा ना, तो इसको घुमाने के लिए ज्यादा बल चाहिए, इसीलिए बलागुण क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे टेढ़ा अगर है, किसी विशेष कोण पर है, तो इसको वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाइन में कम घुमाना पड़ेगा, तो बल कम लगेगा, मतलब बलागुण क्या होगा, कम होगा। और अगर थीटा इक्वल टू 0 मान लें, ऑलरेडी हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस तरह से है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, इस तरह से है। तो अगर इस तरह से है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका द्विध्रुव इस तरह से हो गया कि माइनस क्यू इधर हो गया, प्लस क्यू इधर हो गया, तो प्लस क्यू पर आवेश, प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो यह बल इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा, यह बल इधर खींचने का प्रयास करेगा। ऐसे है तो यह इधर खींच रहा है, यह इधर खींच रहा है, तो इसको घुमाने का तो प्रयास कर लेगा, घुमा लेगा। लेकिन अब इस तरह रख देंगे तो एक इधर बल लग रहा है, एक इधर बल लग रहा है, अब ये घूमेगा नहीं कहीं पर। तो जब नहीं घूमेगा तो बलागुण क्या होगा, शून्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0, मतलब टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ घूमे नहीं करेगा। तो जब हमारा द्विध्रुव घूमेगा तो समझ लीजिए बलागुण है, नहीं घूमेगा तो बलागुण नहीं है। और जितना ज्यादा द्विध्रुव को घुमाया जाएगा, बल जितना ज्यादा लगा के घुमाएगा, उतना ही बलागुण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब ये खड़ा रहेगा ना, एकदम लंबवत रहेगा, तो इसको ज्यादा देर तक घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये इधर आएगा, तो इसको बोलेंगे बलागुण। जब ये लंबवत रहेगा तो इसको ज्यादा बल लगा के घुमाना पड़ेगा, तो मतलब बलागुण क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे रहेगा, किसी विशेष कोण थीटा पर रहेगा तो यहाँ पर कम बल लगा के घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ पर बलागुण क्या होगा, कम होगा। और ठीक वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल ही रख दे, समांतर रख दे, तो ये तो घूमे नहीं करेगा। जब नहीं घूमेगा तो बलागुण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस दो केसेस को ध्यान रखेंगे। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, पीई, कब, जब थीटा 90 होता है, और टाउ इक्वल टू क्या होता है, 0, जब साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।